नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं आशीष एम ऑनलाइन क्लासेस से आपके बीच में उपस्थित हूँ। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में हो रहे वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न पत्रों को लेकर के उपस्थित हूँ। आपको बता दूँ, आज का जो प्रश्न पत्र है बुंदेली साहित्य से जुड़े हुए प्रश्न लेकर के उपस्थित हूँ। हिंदी का, हिंदी साहित्य का, बीए फाइनल ईयर का बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही अच्छे तरीके का प्रश्न पत्र तैयार है। और चलिए आप लोगों को पहले नंबर से लेकर के लगातार प्रश्नों की श्रृंखला को प्रारंभ करते हैं, जहां तक चलते हैं। चलिए सुपर फास्ट तरीके से आपको जवाब देना, आशा करते हैं कि आप लोग सुपर फास्ट तरीके से जवाब देंगे। और मैं आपको एक तरीके से आपको एक सजेशन देना चाहूँगा कि आप लोग जो भी प्रश्न पत्र देख रहे हैं लगातार देखें, उनको 2 से 3 बार देखें एक क्लास को, तो आप लोगों को ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। और हमारे चैनल को यदि नए स्टूडेंट हैं, नए छात्र हैं, तो सब्सक्राइब जरूर करें और सभी क्लासेस को लाइक करें और शेयर जरूर करते रहें। चलिए पहले नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रस्तुत करने जा रहा हूं। प्राचीन युग में विंध्य पर्वत से आवृत क्षेत्र कहा जाता है, तो कहाँ पर? एदी, चेदी, गेदी और रेदी पर्वत क्षेत्र कहा जाता है, तो किस क्षेत्र को कहा जाता है ये आपको बताना बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहले नंबर का प्रश्न है, तत्काल प्रभाव से जवाब दें। हम सुपरफास्ट तरीके से जवाब देने की श्रृंखला में चल रहे हैं। इसका जो उत्तर सही है चेदी। प्राचीन युग में विंध्य पर्वत से आवृत क्षेत्र को कहा जाता, तो चेदी नाम से कहा जाता है, यह ध्यान रखना है। इसका बी पार्ट सही है। हम आपको उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। आप लोग भी जवाब सही दे रहे होंगे, आशा करता हूं। दूसरे नंबर का प्रश्न दिया गया, बुंदेलखंड चिरकाल से विख्यात रहा है। कि साहित्य के लिए विख्यात रहा है, कला के लिए विख्यात रहा है, संस्कृति के लिए विख्यात रहा है, या दर्शन के लिए विख्यात रहा है? तो बुंदेलखंड जो चिरकाल से विख्यात रहा है वह किस चीज के लिए विख्यात रहा है, यह याद करने योग्य नहीं है। आप लोगों को भली भांति परिचित होंगे कि यह साहित्य के क्षेत्र में, साहित्य के लिए चिरकाल से क्या रहा है? बुंदेलखंड प्रख्यात रहा, विख्यात रहा, प्रसिद्ध रहा है। तो यह याद रखना होगा। ये पार्ट इसका सही है साहित्य के लिए। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दे रहा हूं। बुंदेलखंड में रचना की केदारनाथ अग्रवाल ने, बोधा ने, दिव्य ने, या मुंशी प्रेमचंद ने? मुंशी लिखा है, मुंशी प्रेमचंद की चर्चा की जा रही है। तो आपको बताना बुंदेलखंड में रचना किस विद्वान ने की है? तो इन तीसरे नंबर प्रश्न का चारों ऑप्शन दिए गए, चारों में से कौन सा सही है? तो आपको बता दें, इसमें मुंशी प्रेमचंद का पहले नंबर पर नाम आता है। मुंशी प्रेमचंद ने बुंदेलखंड में रचना की। ये अगला प्रश्न आता है चौथे नंबर का। बुंदेलखंड की पश्चिमी सीमा में विषय में बुंदेलखंड की पश्चिमी सीमा के विषय में क्या है? कुछ भ्रम है, भिन्न मत हैं, कुछ संदेह हैं, इनमें से कोई नहीं। चारों ऑप्शन दिए गए, चारों में से कौन सा सही है? चौथे नंबर का आपको जवाब देना है। तो चौथे नंबर का जो उत्तर सही है, इसका बी पार्ट सही है। तो भिन्न मत है। बुंदेलखंड की पश्चिमी सीमा के विषय में भिन्न मत है, अलग अलग मत हैं सब लोगों के। अगला प्रश्न आता है, छत्साल नरेश थे सागर के, पन्ना के, दमोह के, टीकमगढ़ के। छत्साल नरेश जो थे वहाँ कहाँ के थे? बुंदेलखंड में प्रसिद्ध छत्साल कहा जाता है कि छत्साल के घोड़े के जहाँ जहाँ पग रखे गए हैं वहाँ पर हीरा हुआ है। तो आपको पता ही होगा वहाँ पर हीरे हो गए हैं, यानी हीरे वहाँ पर मिलते हैं। जहाँ पर छत्साल के घोड़े ने पग रखे हैं, अपने पैरों को रखा है, वहाँ पर हीरे पैदा होते हैं। तो यह पैदा होने वाला वर्तमान में भी यह जनपद आपको पता होना चाहिए मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता है, मध्य प्रदेश राज्य के पन्ना में स्थित है। इसका उत्तर जो सही है आपका बी पार्ट। तो छत्साल नरेश थे वह पन्ना के थे, यह आपको याद रखना होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, ये भी काफ़ी क्षेत्र उनका लगता हुआ था, लेकिन पन्ना के थे बखूबी तौर पर। पश्चिमी बुंदेलखंड की सीमा बेतवा तक मानते हैं। पश्चिमी बुंदेलखंड की सीमा बेतवा तक मानते हैं बमिरघम, कनिंघम या ग्रियर्सन या प्रतिपाल सिंह? कौन से लोग मानते हैं इसको? तो आपको बताना है। 6वें नंबर का प्रश्न है। 6वें नंबर का आशा करता हूँ कि आप सभी लोग जवाब देंगे। कनिंघम लोग इसको, पश्चिमी बुंदेलखंड की सीमा को बेतवा तक मानते हैं, तो कनिंघम मानते हैं। तो यह आपको याद रखना होगा। यह पूर्णतः बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग जवाब दे रहे होंगे, आशा करते हैं। और समय कम होने के कारण मैं और सुपरफास्ट तरीके से आपके प्रश्नों की श्रृंखला दे रहा हूं, कि जिससे कि आपको कम समय में ज़्यादा मटेरियल प्रोवाइड हो जाए और ज़्यादा से ज़्यादा आपके प्रश्न पत्र तैयार हो जाए। बुंदेलखंड के पूर्व में नदी है। पूर्व में नदी कौन सी है? सोन नदी है, बेतवा नदी है, पयासवी नदी है या चंबल नदी है? चारों ऑप्शन दिए गए। 7वें नंबर प्रश्न का आपको जवाब देना है। तो आपको यह पता ही होगा, सोन नदी है, बुंदेलखंड के पूर्व में स्थित है सोन नदी। ये पार्ट सही है। हम आपको उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। लगातार प्रश्नों की श्रृंखला सुपरफास्ट तरीके से चलाने जा रहा हूं। बुंदेलखंड के पश्चिम में नदियां हैं। बुंदेलखंड के पश्चिम में नदियां हैं, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं। कौन सी कितनी नदियां बुंदेलखंड के पश्चिम में? आपको बताना होगा, 8वें नंबर का जवाब देना होगा। तो इसका उत्तर सही है 3।
बुंदेलखंड के पश्चिम में जो नदियों की संख्या वह 3 नदियों की संख्या है, 3 आपको याद रखना होगा। अगला प्रश्न बनता है 9वें नंबर का, बुंदेलखंड के दक्षिण में इटावा, मिर्जापुर, मालवा या भोपाल, कौन सा क्षेत्र आता है? बुंदेलखंड के दक्षिण की चर्चा की जाए तो कौन सा क्षेत्र आता है आपको बताना है। 9वें नंबर का प्रश्न है, तत्काल प्रभाव से जवाब दें। 9वें नंबर का जो भाई बहन जवाब दे रहे हैं तो मालवा, बुंदेलखंड के दक्षिण में मालवा क्षेत्र आता है, यह सी पार्ट सही है। अगला प्रश्न आपका 10वें नंबर का, लीजिए आपकी स्क्रीन पर दे रहा हूँ, क्या कहता है। वर्तमान में बुंदेलखंड के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के जिले हैं, कितने जिले आते हैं बुंदेलखंड के अंतर्गत? 4, 5, 6, 7, चारों ऑप्शन दिए गए, चारों में से कौन सा सही है? तत्काल प्रभाव से जवाब दें 10वें नंबर का। तो आपको बता दें जो भी भाई बहन जवाब दे रहे हैं उसमें 7 आते हैं जनपद, 7 जनपद आते हैं बुंदेलखंड में, जो कि उत्तर प्रदेश जिले के अंतर्गत हैं, बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, 11वें नंबर का। समय कम है लेकिन आपको मुझे क्लास देनी है, इसलिए आप लोगों को चाहे जिस तरीके से क्लास दे रहा हूँ, मेरा दूसरी जगह जाने का टाइम है, लेकिन मैं आप लोगों को इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मेरे बच्चे, मेरे छोटे भाई बहन मुझे बहुत प्रिय हैं और उनकी मदद करना मुझे अच्छा लगता है। हम बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से हैं और आपकी मदद करेंगे, जरूर करेंगे। आप लोग देखते रहें, आप लोगों के लिए ही तत्पर हैं और आप लोग लगातार देखते रहें। बुंदेलखंड की भाषा के विषय में चर्चा है, बुंदेलखंड की भाषा के विषय में चर्चा है, भाषा विज्ञान में, साहित्य लोचन में, साहित्य हिंदी साहित्य के इतिहास में, रस मीमांसा में। तो बुंदेलखंड की भाषा के विषय में चर्चा है, तो किस आपको बताना है किस लेख में चर्चा है? तो बुंदेलखंड की भाषा के विषय में तो 11वें नंबर का आपको बताना है। 11वें नंबर का जो है भाषा विज्ञान में बुंदेलखंड की भाषा के विषय में चर्चा की गई है, तो ये पार्ट सही है। अगला प्रश्न में बढ़ते हैं, शुद्ध बुंदेली के जिले हैं। शुद्ध बुंदेली के जिले कितने हैं? 8 हैं, 10 हैं, 12 हैं, 14 हैं। तो शुद्ध बुंदेली के जिले के तौर पर कहे जाएं तो 12वें नंबर का प्रश्न आता है, तो इसमें 10 जनपदों का नाम आता है। 10 जनपद आते हैं जिसमें से शुद्ध बुंदेली जहां पर अधिकतर बोली जाती है तो वह 10 जनपद के अंतर्गत आते हैं। लीजिए आपकी स्क्रीन पर 13वां नंबर प्रश्न कहता है, मध्यकाल में बुंदेलखंड की कवि भाषा थी। मध्यकाल में बुंदेलखंड की कवि भाषा क्या थी? अवधी थी, कन्नौजी थी, ब्रज यानी ब्रज थी या भोजपुरी थी? ब्रज या भोजपुरी आपको बताना। चारों ऑप्शन दिए गए हैं 13वें नंबर का, तो आपको बता दें ब्रज। ब्रज जो भाषा थी मध्यकाल में बुंदेलखंड के कवि की भाषा थी, कवियों की भाषा के तौर पर कही जाए तो ब्रज भाषा जो थी मध्यकाल के समय बुंदेलखंड की यह कवियों की भाषा थी। अगला प्रश्न है, बुंदेली के मिश्रित रूप उपलब्ध होते हैं, बालाघाट में होते हैं, ओरछा में होते हैं, सिवनी में होते हैं, जालौन में होते हैं। 14वां नंबर प्रश्न है, आपको जवाब देना है। 14वें नंबर का जो भाई बहन जवाब दे रहे हैं बालाघाट। तो बुंदेली के मिश्रित रूप उपलब्ध होते हैं तो बालाघाट में उपलब्ध होते हैं, पूर्णतः सही है, बालाघाट में उपलब्ध होते हैं। अगला प्रश्न है 15वें नंबर का, क्योंकि हम बहुत ही सुपरफास्ट तरीके से चल रहे हैं। बुंदेली काव्यधारा प्रवहमान रही 11वीं शताब्दी में, 12वीं शताब्दी में, 13वीं शताब्दी में, 14वीं शताब्दी में। 15वां नंबर प्रश्न है, तत्काल प्रभाव से जवाब दें जो भाई बहन जवाब दे रहे हैं 12वीं शताब्दी। बुंदेली काव्यधारा प्रवहमान रही तो बी पार्ट यानी 12वीं शताब्दी में। 16वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, आलखंड, इसको आलाखंड कह सकते हैं। आलाखंड विख्यात महाकाव्य है, जन स्वीकृत है, सर्व स्वीकृत है, समाज स्वीकृत है, लोक स्वीकृत है। यह किस क्षेत्र में स्वीकृत है आपको बताना है। आलाखंड विख्यात जो महाकाव्य है वह किस क्षेत्र में स्वीकृत है, तो आपको बताना। 16वें नंबर का जो भी भाई बहन जवाब दे रहे हैं, आशा करते हैं सभी लोग सही जवाब दे रहे होंगे, तो इसका डी पार्ट सही है, लोक स्वीकृत है, यानी कि लोगों के द्वारा स्वीकृत किया गया है। आलाखंड विख्यात है महाकाव्य, इसको लोक स्वीकृत कहा जा सकता है। पूरे क्षेत्र के लोग इसको स्वीकारते हैं और देखते हैं, सुनते हैं। रीतिकाल में काव्य संरक्षण के केंद्र थे 2, 4, 3, 6। आपको बताना है रीतिकाल में काव्य संरक्षण के केंद्र कितने थे। यह बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है, 17वें नंबर का प्रश्न है, तत्काल प्रभाव से जवाब दें। इसका जो है 3 उत्तर सही है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं। रीतिकाल में काव्य संरक्षण के केंद्र थे तो 3 आपका उत्तर सही है, सी पार्ट सही है। लीजिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, ऐसे केंद्रों में एक केंद्र था, महोबा, पथरीगढ़। तो यह जो काव्य संरक्षण के केंद्रों की चर्चा की जा रही है ऊपर के प्रश्न में, यह ध्यान देना होगा, यही प्रश्न आपका जुड़ा हुआ कि रीतिकाल में जो काव्य संरक्षण केंद्र थे उनमें से एक केंद्र इनमें से कौन सा था। महोबा,
नरबरगढ़ और पथरीगढ़ या नैनागढ़। चारों ऑप्शन दिए गए, चारों में से कौन सा सही है? 18वें नंबर का आपको बता दें तो महोबा। महोबा जनपद जो है उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आता है, आला उदल की नगरी कही जाती है। तो यह ऐसे केंद्रों के अंतर्गत एक केंद्र था, संरक्षण केंद्रों के अंतर्गत आपको याद रखना होगा, काव्य संरक्षण केंद्र के अंतर्गत महोबा आता है। अगला प्रश्न है, लाल कवि ने अनुधावन, लाल कवि ने अनुधावन किया वीरगाथा परंपरा में भक्ति का, नीति का, संस्कृति का। आपको बताना है लाल कवि ने अनुधावन किया, तो अनुधावन किसका किया? वीरगाथा परंपरा का, भक्ति का, नीति का और संस्कृति का। 19वां नंबर प्रश्न है, 19वें नंबर का आपको बता दें वीरगाथा परंपरा। वीरगाथा परंपरा का लाल कवि ने अनुधावन किया है, यह आपका एक पार्ट सही है। लीजिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। 20वां नंबर प्रश्न क्या कहता है? अक्षर अनन्य कवि थे, अक्षर अनन्य कवि थे सगुण भक्ति के, निर्गुण भक्ति के, नीति के, आराध्य के, अध्यात्म के। चारों ऑप्शन दिए गए, चारों में से कौन सा सही है? 20वें नंबर प्रश्न की चर्चा की जा रही है। 20वें नंबर प्रश्न का आपको जवाब देना बहुत ही महत्वपूर्ण है, तत्काल प्रभाव से जवाब दें। 20वें नंबर का जो भाई बहन जवाब देने, निर्गुण भक्ति के अक्षर अनन्य कवि थे, तो निर्गुण भक्ति के कवि थे, आपका बी पार्ट सही है 20वें नंबर का। लीजिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपके प्रश्नों की श्रृंखला बहुत ही जल्द समाप्त करेंगे क्योंकि हमें सुपर 50 के अंतर्गत चल रहे हैं। आपके सुपर 100 हैं, लेकिन 53 के समथिंग हम प्रश्न आज लेने जा रहे हैं। बुंदेलखंड के श्रृंगार काल के सर्वश्रेष्ठ कवि थे, तो पजनेश थे, ठाकुर थे, पद्माकर थे, रूपशाही थे। आपकी स्क्रीन पर बने हुए हैं। 21वां नंबर प्रश्न है। आपको पता चल रहा होगा कि देखिए 21 प्रश्नों तक पहुंच गए हैं और 11 मिनट ही समाप्त होने वाले हैं, ज़्यादा समय नहीं हुआ है। तो 11 मिनट में आपको दुगना यानी 1 मिनट में दुगने प्रश्नों की श्रृंखला मिल रही है। बुंदेलखंड के श्रृंगार काल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते थे, तो 21वें नंबर का आपका पद्माकर उत्तर सही है। सी पार्ट हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। मेरे जवाब देने से पूर्व ही कमेंट कर दिया करें, तभी आनंद आएगा आपको भी, क्योंकि आपका गलत हो या सही हो, यहाँ पर गलती करेंगे एग्जाम हॉल में गलती नहीं होगी। यदि यहाँ पर गलती करने से चूके तो एग्जाम हॉल में ऑटोमेटिक गलती होगी। और यदि कोई आपको प्रश्न में त्रुटि समझ में आती है, क्योंकि हो सकता है, क्योंकि मैं समय कम होने के कारण आपके बता दूं, मेरी टीम की जो भी एनालिसिस होता है उसको मैं ज़्यादा नहीं देख पाता हूं क्योंकि समय मेरे पास बहुत कम है। लेकिन यदि कोई कमी होती है तो आप लोग ज़रूर हमें अवगत कराएं, हम उसको दूर करेंगे, त्रुटि को दूर करेंगे, कोई समस्या नहीं है। बुंदेली के रचनाकार नामक ग्रंथ के लेखक हैं डॉक्टर बालभट्ट मिश्र, डॉक्टर DP खरे, डॉक्टर अर्चना भार्गव, डॉक्टर राम नारायण शर्मा। आपकी स्क्रीन पर बने हुए चारों ऑप्शन दिए गए, चारों में से कौन सा सही है? 22वें नंबर का जो भाई बहन जवाब दे रहे हैं, तो डी पार्ट डॉक्टर रामनारायण शर्मा। बुंदेली के रचनाकार नामक ग्रंथ के लेखक के तौर पर कहा जाए तो डॉक्टर रामनारायण शर्मा का नाम आता है, इसलिए इसका डी पार्ट सही है। हम आपको उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। आप लोग सभी लोग अच्छे से जवाब दे रहे होंगे। बुंदेली काव्य परंपरा को विभक्त किया गया, बुंदेली काव्य परंपरा को विभक्त किया गया तो किस में विभक्त किया गया? 2 कालों में, 4 कालों में, 6 कालों में, 8 कालों में। तो आपको बताना है 23वें नंबर प्रश्न का जवाब देना है। इसका जो उत्तर सही है आपका 6 कालों में। बुंदेली काव्य परंपरा को विभक्त किया गया तो 6 कालों में विभक्त किया गया। आपका सी पार्ट सही है। हम आपको उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। इसमें आप लोग अच्छे से जवाब देते रहें। अगला प्रश्न कहता है जगनिक काल के अंतर्गत आने वाले एक कवि हैं। जगनिक काल के अंतर्गत आने वाले एक कवि हैं बीरबल, विक्रम कवि और पतिराम कवि या राम मिश्र कवि। चारों ऑप्शन दिए हैं 24वें नंबर का जो भाई बहन जवाब दे रहे हैं तो बीरबल। जगनिक काल के अंतर्गत आने वाले एक कवि का नाम आता है तो बीरबल का नाम आता है। चलिए 25वें नंबर प्रश्न में प्रवेश करते हैं। बीरबल इसका उत्तर सही है। अगला प्रश्न है आपका 25वां नंबर, क्या कहता है? पद्माकर काल के मूर्धन्य कवि, पद्माकर काल के मूर्धन्य कवि कवि जैन, मोहनलाल मिश्र, बखत कुंवरी या हजीब अली शाह। चारों ऑप्शन दिए गए। 25वें नंबर का आपको जवाब देना। 25वें नंबर का आपका सही है मोहनलाल मिश्र। पद्माकर काल के मूर्धन्य कवि के तौर पर कहे जाए तो मोहनलाल मिश्र का नाम आता है। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसको आप। और PDF प्राप्त करने के लिए सभी दोस्तों को आग्रह करना चाहूँगा कि यदि आपको PDF चाहिए है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम पर सर्च करिए एम ऑनलाइन क्लासेस, AIMM ऑनलाइन क्लासेस, तो आप लोगों को ऑटोमेटिक चैनल मिल जाएगा। उस चैनल को ज्वाइन करिए, उसमें आपको PDF मिल जाएंगे। उसमें ब्लू कलर का हाथ बना हुआ है, नीचे कलम है, हाथ के साथ में लोगो है, क्योंकि आप लोग हाथ में आपके कलम होगी और कलम से ही आप लोग अपनी क्रांति लिखेंगे, समझ लीजिए।
ईश्वरी का पूरा नाम, ईश्वरी का पूरा नाम था ईश्वरदास, ईश्वरी प्रसाद या ईश्वर प्रभज या ईश्वर प्रपन्न। चारों ऑप्शन दिए गए। 26वां नंबर है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। 26वें नंबर का आपको जवाब देना है। इसका जो है ईश्वर प्रसाद। ईश्वरी का पूरा नाम आता है तो उसमें वेरी मोस्ट लगा लें ईश्वर प्रसाद। ईश्वरी प्रसाद नाम है उनका, ईश्वरी का कवि का नाम है जो। तो आपकी स्क्रीन पर बना हुआ है। यह प्रश्न बहुत ही अधिकतर आता होगा और आशा करते हैं कि आप लोग इसी तरीके से जवाब देंगे। हृदय का पूरा नाम था। हृदय का पूरा नाम की चर्चा की जाए तो रामलाल हृदय या सुखलाल हृदय, प्रेमलाल हृदय या हीरा व्यास, हीरालाल व्यास हृदय। चारों ऑप्शन दिए गए। 27वें नंबर का आपको बताना है। हृदय का पूरा नाम जो है 27वें नंबर प्रश्न का हीरालाल व्यास। हीरालाल व्यास हृदय नाम है आपका हृदय जी का। डी पार्ट सही है। यह भी मोस्ट क्वेश्चन है, इसको भी वेरी मोस्ट के अंतर्गत ही रख लें क्योंकि यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। लीजिए आपका 28वें नंबर का प्रश्न। आधुनिक काल पूर्वार्ध के मान्य कवि, आधुनिक काल पूर्वार्ध के मान्य कवि राम सहाय, कारीगर, हरदयाल, मुन्नालाल या बिहारी लाल। 28वें नंबर प्रश्न का आपको जवाब देना है। बहुत ही अच्छे तरीके के प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है। तो राम सहाय, कारीगर आधुनिक काल के पूर्वार्ध के मान्य कवि के तौर पर कहे जाए तो 28वें नंबर का ए पार्ट आता है, राम सहाय कारीगर का नाम आता है। 29वें नंबर का प्रश्न कहता है इसी क्रम में उल्लेख है। इसी क्रम में क्या उल्लेख है? चतुरेश का, बौखल का, औधड़ का या लाल का। आधुनिक काल के पूर्वार्ध के समय मान्य कवियों में राम सहाय कारीगर का नाम आता है और किसका नाम आता है? चतुरेश का, बौखल का, औधड़ का और लाल का। चारों ऑप्शन दिए गए हैं। 29वें नंबर प्रश्न का आपको जवाब देना है। तो जवाब जो सही है इसका बौखल जी इसी समय के उल्लेख किए जाते हैं, इसी समय इनका भी उल्लेख है। लीजिए अगले प्रश्न में आते हैं। मुंशी अजमेरी कवि हैं। मुंशी अजमेरी कवि है आधुनिक काल में, आधुनिक काल के, ईश्वरी काल के या फिर पद्माकर काल के, केशव दास काल के। चारों ऑप्शन दिए गए। 30वें नंबर का आपको जवाब देना है। 30वें नंबर का जो भी भाई बहन जवाब देना है तो ईश्वरी काल के कवि मुंशी अजमेरी कवि कहे जाते हैं। यह ध्यान रखें, इनका उत्तर सही है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको भी स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं। 31वां नंबर कहता है लोक कवि ईश्वरी का जन्म स्थान कहाँ है? अड़ौली में, मेड़की में, अंतरहरी में या सिवड़ा में। चारों ऑप्शन दिए गए हैं। लोक कवि ईश्वरी का जन्म जो स्थान कहा जाता है वह कौन सा स्थान कहा जाता है? 31वें नंबर का आपको जवाब देना है। बहुत ही महत्वपूर्ण 31वें नंबर का जो भाई बहन जवाब दे रहे हैं तो मेड़की नामक ग्राम में जन्मे लोक कवि ईश्वरी का जन्म जो हुआ था वह मेड़की में हुआ था, इसलिए बी पार्ट आपका सही है। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। लीजिए अगला प्रश्न है। ईश्वरी के गांव के कवि थे। ईश्वरी के गांव के और कौन कवि थे? तो बाबूलाल पाठक, रामलाल पाठक, बाबू पाठक या जगदीश पाठक। चारों ऑप्शन दिए गए हैं। 32वें नंबर प्रश्न की चर्चा की जा रही, तो 32वें नंबर का बाबूलाल पाठक की चर्चा की जा रही। ईश्वरी के गांव के कवि के तौर पर कहे जाएं तो वह हैं बाबूलाल पाठक। ये पाठ सही है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बगौरा गांव है जनपद। बगौरा गांव किस जनपद के अंतर्गत आता है? महोबा, जालौन, हमीरपुर और बांदा। चारों ऑप्शन दिए गए हैं। तो बगौरा गाँव जो आता है वह किस जनपद के अंतर्गत आता है? 33वें नंबर का आपको जवाब देना है, जिसका उत्तर सही है। आपको बता दें हमीरपुर इसका सही है। बगौरा गाँव जो है जनपद किसके अंतर्गत आता है? तो हमीरपुर के अंतर्गत आता है। बुंदेली की लिखित परंपरा का विकास हुआ। बुंदेली की लिखित परंपरा का विकास हुआ हीरालाल व्यास से, ईश्वरी से, घासीराम व्यास से, खलका सिंह से। चारों ऑप्शन दिए गए। 34वें नंबर प्रश्न का जवाब देना आपको। 34वें नंबर का ईश्वरी से। बुंदेली के लिखित परंपरा का विकास हुआ है तो ईश्वरी से विकास हुआ है। इसका आपका बी पार्ट सही है। हम आपको उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। लीजिए आपका 35वें नंबर का प्रश्न कहा गया ईश्वरी का जन्म हुआ था श्रवण नक्षत्र में, मूल नक्षत्र में, अनुष्का नक्षत्र में, पुण्य नक्षत्र में। चारों ऑप्शन दिए गए हैं। 35वें नंबर का आपको बता दें, जिसका उत्तर सही है पुण्य नक्षत्र में। ईश्वरी का जन्म हुआ था पुण्य नक्षत्र में। यह वेरी मोस्ट क्वेश्चन के अंतर्गत डाल लें, यह उत्तर सही हो सकता है, आ सकता है आपका। पुण्य नक्षत्र में जन्म हुआ था ईश्वरी का। उनके जन्म का माह था चैत्र मास, सावन, भादो, आश्विन। यह चारों ऑप्शन दिए गए हैं। चारों में से कौन सा सही है? 36वें नंबर प्रश्न की चर्चा की जा रही है। तो चैत्र मास में जन्मे, जिस समय फसल की कटाई होती है उसी समय पर जन्मे थे हमारे ईश्वरी कवि। यह बहुत ही अच्छी बात है कि जिस समय किसान खुश होता है उस समय हमारे कवि ईश्वरी जन्मे थे। बहुत ही अच्छी बात है, इसलिए तो इतनी अच्छी अच्छी कविताएं उन्होंने कही हैं। उनका जन्म संवत था। जन्म संवत कौन सा था? 1780, 1881 या 1850 या 1860। आपको बताना। 37वें नंबर प्रश्न की चर्चा की जा रही, तो 1881 जन्म संवत है उनका। यह आपका उत्तर सही है, बी पार्ट। जन्म संवत जो है उनका 1881 है। बहुत बहुत बधाई, हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं।
ईश्वरी के फागों में चित्रण है, इनकी फागों में जो चित्रण है उसमें किस तरीके का चित्रण है? प्रेम और राग का, प्रेम और श्रृंगार का, प्रेम और भक्ति का, प्रेम और भाव का। आपके चारों ऑप्शन दिए गए हैं, वेरी मोस्ट क्वेश्चन के अंतर्गत डालें, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, यह प्रश्न जरूर आएगा। ईश्वरी की फागों में चित्रण है तो किस तरीके का चित्रण है? 38वां नंबर प्रश्न पूछता है, तो इसमें बी पार्ट सही है, प्रेम और श्रृंगार का। ईश्वरी की फागों में चित्रण जो है वह प्रेम और श्रृंगार का चित्रण है, इसलिए आपका बी पार्ट सही है। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, लगातार जवाब देते रहे। 39वां नंबर प्रश्न में पहुंच गए हैं। ईश्वरी गायक थे, ईश्वरी गायक थे, किस चीज के गायक थे? सामाजिक जीवन के, प्रकृति के, लोक जीवन के, जातीय जीवन के। आपको बता दूं, देखिए 19 मिनट समाप्त होने वाले हैं और 19 मिनट में आपको बता दूं दुगनी की स्पीड से चल रहा हूं मैं। 30 सेकंड में क्वेश्चन चल रहा है, आपके लिए समर्पित है पूरी क्लास। आप लोग केवल और केवल बने रहिए और देखते रहिए और अध्ययन करते रहिए। कम समय में ज़्यादा याद करवाने का मेरा वादा है। आप लोग बस लगे रहें, क्लास को छोड़ें नहीं, एक भी क्वेश्चन ना छोड़ें। जो मैं बढ़ा रहा हूँ पूरा पढ़ते जाइए, उसमें मैं मोस्ट भी बता रहा हूँ, आपका समय कम बर्बाद होगा। और पूरा इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि समय कम होने के कारण मैं आपके क्वेश्चनों को, मोस्ट क्वेश्चनों को अभी छांटने का मेरे पास समय नहीं है, इसलिए आपको पूरा पढ़ा रहा हूं। पूरा पढ़ाने के साथ साथ वेरी मोस्ट भी बताता जा रहा हूं, जिससे कि आपके 100% नंबर आएंगे। और हिंदी में वादा करता हूं कि इस बार आप लोग अच्छे नंबर प्राप्त करेंगे। जो एम ऑनलाइन क्लासेस का मेंबर है, मेरा छोटा भाई बहन है, मैं आपके लिए पूरी ताकत लगा दूंगा। ध्यान दें, हिंदी में अच्छे नंबर प्राप्त करेंगे, वादा करता हूं। लेकिन हमारे एम ऑनलाइन क्लासेस की टीम की तरफ से यह भी कहना है कि आपके स्टूडेंट भी सर जी यदि आपकी मदद करें तो अच्छा रहे, क्योंकि हमारी टीम आपसे आशा करती है। हमारी टीम ने कई बार मुझसे कहा है कि सर जी आप इतनी मेहनत करते हैं, लेकिन आपको इतना हमारे स्टूडेंट्स प्यार नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन स्टूडेंटों को मैं कहना चाहूँगा, आप किसी भी सोशल मीडिया से जुड़े हों, चाहे फेसबुक हो, व्हाट्सअप हो, या फिर किसी भी सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम हो, हमारे चैनल को भी फॉलो करें और हमारे चैनल की दिए गई लिंकों को शेयर जरूर किया करें अपने दोस्तों को, क्योंकि बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में अध्ययनरत प्रत्येक छात्र छात्रा तक यह क्लास जरूर पहुंचाएं। यदि वह हिंदी लिए है, शिक्षा शास्त्र की शिक्षा शास्त्र वालों तक, क्योंकि अब 2 पेपर ही शेष बचे हैं। उसके बाद आगे आप लोगों की विस्तृत क्लास मैं प्रारंभ करूंगा बहुत ही अच्छे तरीके से। अगला, ईश्वरी गायक थे, ईश्वरी गायक थे सामाजिक जीवन के, लोक जीवन के, प्रकृति के, जातीय जीवन के। तो आपको बता दूं इसका जो उत्तर सही है 39वें नंबर का बी पार्ट सही है, जो लोक जीवन के, लोक जीवन के यानी कि जैसे इंसान रहता था, जिन चीज़ों के साथ में जुड़ा रहता था, उसी समय के लिए यह कविता बनाते थे। तो लोक जीवन के अंतर्गत लोक जीवन के गायक थे, यह आपको याद रखना होगा। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। फाग कितनी कड़ियों का होता है, यह भी याद रखना है। बहुत ही अच्छा प्रश्न दिया गया है, यह वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको 100% माने कि रखा मिल जाएगा शायद। फाग कितनी कड़ियों का होता है? 4, 5, 6, 7, चारों ऑप्शन दिए गए हैं। 40वें नंबर का आपको जवाब देना है, तो इसका पार्ट सही है, ए पार्ट 4। फाग कितनी कड़ियों का होता है? तो 4 कड़ियों का होता है फाग, इसलिए 40वां नंबर आपका ए पार्ट सही है। फाग में मात्राएं होती हैं, तो फाग में कितनी मात्राएं होती हैं? 20, 24, 26, 28, चारों ऑप्शन दिए गए। चारों में से कौन सा सही है आपको जवाब देना है, तत्काल प्रभाव से जवाब दें। 41वें नंबर का तो आपको बता दें 28। फाग में मात्राएं होती हैं 28, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह आपको रखा हुआ मिलेगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। बस आप लोगों को तत्काल प्रभाव से जवाब देना है, तत्काल प्रभाव से जवाब दें। चलिए जल्द से जल्द जवाब दें, बस 10 प्रश्न शेष बचे हैं, इसके बाद समाप्त करेंगे। आपका उत्तर सही है 28। ईश्वरी के अनुसार यह शरीर है, ईश्वरी के अनुसार यह शरीर है परहित हेतु, पर स्वास्थ्य हेतु, स्वास्थ्य हेतु या परमार्थ हेतु, परमारथ हेतु। आपको बताना 42वें नंबर प्रश्न का है, 42वें नंबर का जो भाई बहन जवाब दे रहे हैं बी पार्ट, पर स्वास्थ्य हेतु। ईश्वरी के अनुसार यह शरीर है, किस हेतु शरीर है? पर स्वास्थ्य हेतु, इसका बी पार्ट सही है। लीजिए अगला प्रश्न है 43वें नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। मानव जीवन नश्वर है, मानव जीवन नश्वर है और यह पानी का बुलबुला है, बर्फ का गोला है, पानी का गोला है या पानी का पिंड है। आपको जवाब देना है, यह 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 43वें नंबर प्रश्न में प्रवेश कर गए हैं। 43वें नंबर का जवाब आपको बता दें, पानी का पिंड है। मानव शरीर नश्वर है और यह पानी का पिंड है, डी पार्ट सही है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको जवाब को याद रखें और स्क्रीनशॉट जरूर लेते
देखते जाएं, या आप PDF के लिए एम ऑनलाइन क्लासेस का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। प्राणी के प्राण ले सकता है, प्राणी के प्राण ले सकता है, प्राणी का कर्म, प्राणी का प्रारब्ध, या ईश्वर या विधाता। चारों ऑप्शन दिए गए। 44वें नंबर प्रश्न की चर्चा की जाए। 44वें नंबर का ईश्वर, प्राणी के प्राण ले सकता है तो ईश्वर ले सकता है। 44वें नंबर का सी पार्ट सही है। हम आपको उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, इसी तरीके से जवाब देते रहें। 45वां नंबर कहता है शरीर के स्थायित्व का भरोसा नहीं है क्योंकि यह गोसाई के अधीन है, प्रारब्ध के अधीन है, या कर्म के अधीन है, या स्वयं के अधीन है। चारों ऑप्शन दिए गए हैं। 45वें नंबर का जो भी भाई बहन जवाब दे रहे हैं गोसाई के अधीन है। शरीर के स्थायित्व का भरोसा नहीं है क्योंकि यह गोसाई के अधीन है, यानी ए पार्ट सही है। हम आपको उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, इसी तरीके से जवाब देते रहें। पत्र गिरे धरनी पे में पत्र का अर्थ है चिट्ठी, पत्ता, पत्ती, पत्ते। 46वें नंबर प्रश्न का आपको जवाब देना है। इसका उत्तर जो सही है आपको बता दूं पत्ता। पत्र गिरधरनी पे में पत्र जो है का अर्थ है, पत्र गिरधरनी पे में क्या है, आपको पत्र का अर्थ बताना है। तो पत्र का मतलब है वहाँ पर पत्ते से तात्पर्य है, इसलिए पत्ता यहाँ पर उत्तर सही है, बी पार्ट सही है। अमरोती, अमरोती शब्द का अर्थ है अमरता का प्रसाद, अमरता का वरदान, अमरता का फल, या अमरता का आशीर्वाद। बुंदेलखंड के जो भी होंगे उनको भली भांति पता होगा अमरोती का शब्द का अर्थ क्या है। तो अमरोती के शब्द का अर्थ है जो है अमरता का फल, जो कि आपकी सोच रहे हैं वही शब्द सही है कि अमरता का फल। उन्होंने कहा कि अमरोती खा के आए हो क्या जो मारे नहीं जाओगे, बुंदेलखंड में कहा जाता है। तो अमरोती अमरता के फल को कहा जाता है, बिल्कुल सही आपका सी पार्ट है। अगला प्रश्न कहता है 2 मंजिला महल, बखरी आदि चक्कर है, ईश्वरी के, विधाता के, माया के, योग माया के। चारों ऑप्शन दिए गए, चारों में से कौन सा सही है? केड़ा। वो 48वें नंबर का प्रश्न का आपको जवाब देना। 48वें नंबर का जो भाई बहन जवाब दे रहे हैं माया। 2 मंजिला महल, बकरी आदि चक्कर है, आदि चक्कर है, माया के चक्कर हैं, यह कहा गया है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दे रहे हैं। 53 प्रश्नों की श्रृंखला बस जल्दी समाप्त होगी। केड़ा शब्द, केड़ा शब्द का अर्थ है केकड़ा, कमल, खजूर, केला। केड़ा शब्द का क्या अर्थ है? 49वें नंबर का प्रश्न आपका जवाब देना है। केड़ा का मतलब है केला। केड़ा शब्द जो बुंदेलखंड के तौर पर देखा जा सकता है, केड़ा का मतलब है केला से तात्पर्य है, अर्थ है। और करियाई, करियाई शब्द का अर्थ क्या है? हथेली, कमर, पैर या घुटना। बुंदेलखंड के जितने भी लोग होंगे वह टोटल इन प्रश्नों के जवाब ऑटोमेटिक दे रहे होंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से जवाब दे रहे होंगे। मैं प्रत्येक बुंदेलखंड के स्टूडेंट भाई बहन का जवाब तत्काल प्रभाव से चाहूँगा। करियाई का मतलब कमर, नॉर्मली आप लोग जानते होंगे, बहुत ही आसान से प्रश्न है। हंसा शब्द का अर्थ है, हंसा शब्द का अर्थ है हंस, सन्यासी, जीवात्मा, ईश्वर। चारों ऑप्शन दिए गए, चारों में से कौन सा सही है? 51वें नंबर का आपको बता दें इसका जीवात्मा है। हंसा शब्द का अर्थ जो है जीवात्मा है, सी पार्ट सही है। हम आपको उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, इसी तरीके से जवाब देते रहें। लीजिए 52वां नंबर आपकी स्क्रीन पर है। जिसकी निगाह पड़ते ही नायिका गिर गई वह था पुण्यात्मा, धर्मी, पापी, अपराधी। चारों ऑप्शन दिए गए हैं, तो चारों ऑप्शन में पापी कहा गया है। जिसकी निगाह पड़ते ही नायिका गिर गई तो वह पापी था, जिसकी निगाह पड़ते ही नायिका गिर गई, यानी सी पार्ट सही है। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अंतिम प्रश्न है ध्वज शब्द का अर्थ ईश्वरी के अनुसार है शोभा, लज्जा, शील, दीप्ति। चारों ऑप्शन दिए गए हैं। 53वें नंबर का आपको जवाब देना है। 53वें नंबर का आपको बता दूं इसका उत्तर सही है शोभा। ध्वज शब्द का अर्थ ईश्वरी के अनुसार है क्या है? शोभा, यानी ए पार्ट सही है। हम आपको उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, इसी तरीके से जवाब देते रहें। और बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के प्रत्येक अध्ययनरत छात्र छात्रा से यही आशा करता हूं कि आप लोग भी हमारे लिए इतना ज़रूर करेंगे कि अपने एक एक दोस्त तक शेयर करेंगे क्लास को। आपके साथ में कोई भी पढ़ता हो, आपके गाँव का हो, आपके शहर का हो, आपकी कॉलोनी का हो, आपके रिलेशन में हो, तो उन लोगों को ज़रूर शेयर करें कि जिससे कि वह भी लाभ ले सकें, चाहे वह MA के स्टूडेंट हो या BA के स्टूडेंट हो। क्योंकि यदि बुंदेली साहित्य की चर्चा की जाए तो दोनों पाठ्यक्रमों के अनुसार यह आता है, और किसी भी को भी यह शेयर कर सकते हैं। जो भी भाई बहन हमारे बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के इस बार ऑब्जेक्टिव पेपर यानी वस्तुनिष्ठ प्रकार के पेपर में प्रतिभाग कर रहे हैं, उनके लिए तो यह संजीवनी बूटी है, उनको ज़रूर शेयर करें। आशा करता हूँ कि आप लोग हमारी ज़रूर इतनी हेल्प करेंगे, सभी दोस्तों तक शेयर करेंगे। नए स्टूडेंट जो होंगे वह चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद। और बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आप लोगों को हमारे नोटिफिकेशन मिलने लगेंगे। और चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों, जय बुंदेलखंड।